जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है अलंकार। और अलंकार में हम आज कंप्लीट करेंगे शब्दालंकार को। शब्दालंकार के भेदों में शब्दालंकार के भेद, इनमें से अब तक हम दो भेद पढ़ चुके हैं। एक अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद, 5 भेद आपने कल कंप्लीट किए। दूसरा यमक अलंकार, ये भी कल कंप्लीट हो गया। तीसरा आज हमें कंप्लीट करना है और वो है हमारा श्लेष अलंकार। इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, ये भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ विप्सा अलंकार, ये भी शब्दालंकार का ही भाग है। और इसके बाद पर्सनालंकार, ये भी शब्दालंकार का ही पार्ट है। क्लियर? ये दो हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों, अनुप्रास और यमक। आज शुरुआत कहाँ से करेंगे? श्लेष अलंकार से। पहला प्रश्न क्या बनेगा? श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। श्लेष का अर्थ चिपकना, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां कोई शब्द दूसरे शब्दों के साथ बार बार चिपक कर अलग अलग अर्थ प्रकट करे। जहां किसी वाक्य, कथन, पंक्ति में कोई शब्द विषम संख्या, किसी वाक्य, कथन, पंक्ति में कोई शब्द विषम संख्या 1, 3, 5, 1, 3, 5
या 7 बार 7 बार आए, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। ये थे प्यारे दोस्तों श्लेष अलंकार से संबंधित 3 स्टेटमेंट। हमें ध्यान रखना चाहिए, एक तो कई बार जो क्वेश्चन इसमें से सबसे ज्यादा पूछा गया है श्लेष का शाब्दिक अर्थ, और श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है चिपकना। दूसरा, एक शब्द के अनेक अर्थ, कोई एक शब्द आएगा और वो अनेक अर्थों में प्रकट होगा। जहां कोई शब्द दूसरे शब्दों से, जहां कोई शब्द दूसरे शब्दों के साथ बार बार दूसरे शब्दों के साथ चिपक कर अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वो भी क्या कहलाता है? हमारा श्लेष अलंकार। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर शब्द की आवृत्ति विषम संख्या 1, 3, 5 या 7 बार अगर हो रही है, एक ही पंक्ति या सेंटेंस में कोई शब्द या तो 1 बार आए अलग अलग अर्थ प्रकट करे, 3 बार आए अलग अलग अर्थ प्रकट करे, 5 बार या 7 बार आए अलग अलग अर्थ प्रकट करे, क्योंकि 1, 3, 5 और 7 विषम संख्या है और ज्यादातर 1 और 3 में ही शब्द अपने आप को रिपीट करता है। क्योंकि 5 अगर 7 बार देंगे तो हमें 3 से 4 पंक्ति देनी पड़ेगी और फिर पूरा एक पद्यांश अर्थात कविता का एक छोटा सा भाग हमें देके वहां अलंकार पूछना पड़ता है। इसलिए कोशिश ये होती है हमेशा कि वो 1 पंक्ति या 2 पंक्ति देके ही आपसे अलंकार पूछता है और उसमें हम शब्द की 5वीं बार और 7वीं बार शब्द को रिपीट नहीं करते। समय ज्यादा लगेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन में हमेशा क्वेश्चनों का जो दायरा होता है खासकर हिंदी में वो छोटा रखा जाता है। जैसे इन तमाम कंडीशनों को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ ये पॉसिबिलिटी पूरी होती है हमारी, इसके कुछ एग्जाम्पल लेके इनको समझते हैं। सुबरन को ढूंढत, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। दूसरा, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे मोती मानुष।
चून। यहां सुवर्ण का अर्थ प्यारे दोस्तों यहां 3 है। एक सुवर्ण का अर्थ यहां पर सुंदर वर्ण है, दूसरे सुवर्ण का अर्थ यहां सुंदर स्त्री है, और तीसरे सुवर्ण का अर्थ यहां सोना है। तो ये जो सुवर्ण शब्द है ये 3 के साथ चिपका हुआ है। एक तो प्यारे दोस्तों ये कवि के साथ, दूसरा ये व्याभिचारी के साथ, और तीसरा ये चोर के साथ। तो जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, तो इस सुवर्ण को कौन ढूंढ रहे हैं? एक तो कवि ढूंढ रहा है, एक व्याभिचारी और एक चोर। 1, 2 और 3 एक शब्द का संबंध सीधे 3 से है। इसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। क्योंकि 3 है यहां विषम संख्या। जब एक शब्द अलग अलग अर्थ में किसी अन्य शब्दों के साथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। एक सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण है। सुंदर वर्ण किसको चाहिए? कवि को अपनी कविता लिखने के लिए। दूसरे सुवर्ण का अर्थ सुंदर स्त्री है। सुंदर स्त्री किसे चाहिए? व्याभिचारी को। और तीसरे सुवर्ण का अर्थ सोना है, और सोना प्यारे दोस्तों चोर। किसे चाहिए? चोर को। तो व्याभिचारी कहते हैं जो भोग विलास की जिंदगी जीता है, जो ज्यादा ऐशो और आराम में रहता है, जो परपंची होता है, उसको क्या कहते हैं? व्याभिचारी। तो यहाँ पे एक शब्द के 3 अर्थ, 1, 2 और 3 विषम संख्या। यहाँ एक शब्द 3 के साथ जुड़ा हुआ है, कवि व्याभिचारी चोर, 3 विषम संख्या। और जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां कोई शब्द दूसरे शब्दों के साथ चिपक कर अलग अलग अर्थ प्रकट करे वहां भी श्लेष अलंकार होता है। और जहां किसी वाक्य कथन पंक्ति में कोई शब्द विषम संख्या 1 बार और 3 बार आए उसको भी हम श्लेष अलंकार कहते हैं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, यहाँ 3 बार, 5 बार, 7 बार का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ एक शब्द आया है सावन, और इस सावन के यहाँ 2 अर्थ हैं। एक तो सावन का महीना है, सावन का महीना, और दूसरा प्यारे दोस्तों सावन उस प्रिय के लिए कहा जा रहा है, उस प्रेमी के लिए कहा जा रहा है, उस पति के लिए कहा जा रहा है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो एक सावन, सावन का महीना है, जैसे भादो है, अश्वनी है, कार्तिक है, ऐसे एक सावन का महीना भी आता है। और दूसरा किसके लिए मोहब्बत बरसाने की बात कर रहा है? वो प्रिय, वो प्रेमी, वो पति। बात किससे हो रही है यहाँ? बादल से, क्योंकि सावन में बादलों की बरसात होती है। क्लियर? तो यहां सावन का जो महीना है दोस्तों, एक सावन तो डायरेक्ट सामान्य अर्थ दिया, दूसरा सावन आया है और मोहब्बत बरसाने की बात कर रहा है। तो ये मोहब्बत जो शब्द है ये तो हम किसी प्रिय के लिए, प्रेमी के लिए, पति के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए एक शब्द के अनेक अर्थ। जब एक शब्द के अनेक अर्थ हुए तो प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं हम श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आ गया पानी, दूसरी बार आ गया, और यहां तीसरी बार आ गया। तो जब एक शब्द 3 बार आया है, 3 विषम संख्या है, और विषम संख्या में आने वाले सारे के सारे शब्द हमारे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं? श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी अपने आप में प्यारे दोस्तों मूल तत्व के रूप में आया है। बिन पानी सब सून, यहाँ पानी अपने आप में प्यारे दोस्तों जीवन के अर्थ में आया है।
पानी गए न उभरे, अर्थात पानी अगर समाप्त हो गया दोबारा से पैदा नहीं किया जा सकता। मोती, मानुष और चून। तो यहां आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, पानी का एक अर्थ मोती के संबंध में चमक हो गया, पानी का एक अर्थ प्यारे दोस्तों जीवन अर्थात मानुष हो गया, और पानी का अर्थ तीसरा अर्थ प्यारे दोस्तों चून के संबंध में जल हो गया। तो एक शब्द के तीन अलग अलग अर्थ, यहाँ भी मोती, मानुष और चून के संदर्भ में पानी के अलग अलग अर्थ दी गई, अलग अलग पंक्तियों में पानी के अलग अलग अर्थ। तो इसीलिए पानी का एक अर्थ चमक है, दूसरा अर्थ पानी का अर्थ सम्मान, तीसरा अर्थ पानी का अर्थ जल। तो इसीलिए जब पानी एक 3 बार विषम संख्याओं में रिपीट हुआ अलग अलग अर्थ के साथ, तो ये भी किसका उदाहरण बन गया? श्लेष अलंकार का। ये क्या कहलाए? श्लेष अलंकार। फोर्थ, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है, वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है, तथा उक्ति का अर्थ कथन होता है। उक्ति का अर्थ कथन होता है। वक्र का अर्थ टेढ़ा और उक्ति का अर्थ कथन। जहां कोई कथन सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर कहा जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। तीसरा, सीधे जब किसी बात, कथन, उक्ति को घुमाकर कहा जाए, वो क्या कहलाता है? वक्रोक्ति। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। यहाँ पे ये जो 2 शब्द है हमारे, एक तो ये शेर और एक ये लौह पुरुष, यही प्यारे दोस्तों यहाँ बात को सीधे ना कहकर घुमा
राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। तो यहाँ शेर एक जानवर है, एक पशु है और जंगल का राजा भी कहलाता है। लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप को जो शेर कहा गया, तो यहाँ इस शेर का सामान्य अर्थ ना लेके इसका हमें यहाँ विशेष अर्थ लेना है। और विशेष अर्थ क्या है? ताकतवर, साहसी और बहादुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष थे, अर्थात वे लोहे के पुरुष थे। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल न तो लोहे के पुरुष थे, न सोने के, न चांदी के। वो हमारे और आपके जैसे पुरुष थे। लेकिन वो अपने कार्यों से, अपने कर्मों से वो दृढ़ निश्चयी थे, वो स्वाभिमानी थे, वो वीर थे। इसीलिए उसको क्या कहा गया? लोह पुरुष कहा गया। तो जब किसी कथन को ये ना कह के कि महाराणा प्रताप एक साहसी बहादुर व्यक्ति थे, ताकतवर व्यक्ति थे, उसको शेर की संज्ञा दे दी गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष की संज्ञा दे दी गई, उपाधि दे दी गई, इसी को हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। बातों को सीधे सीधे ना कह के घुमा फिरा के कहना। सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास के लिए जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, ऐसे नहीं है कि अभी अभी नई नई शादी हुई और उसी के साथ ही प्यारे दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग घर पे होने लगे। लेकिन जब 1-1.5 साल हो जाती है, बहू भी सब कुछ समझ जाती है घर पे आके, और सास भी समझ जाती है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, तो दोनों के बीच ज्यादातर वक्रोक्ति में ही बात होती है। सीधे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे घुमा के कहेंगे। ये जितने भी कमेंट हम एक दूसरे पे प्रयोग करते हैं, वो सारे कमेंट अपने आप में वक्रोक्ति अलंकार के ही उदाहरण हैं। जब मैं आपके लिए कहता हूं कि आप विद्वान बनोगे, लेखक बनोगे, साहित्यकार बनोगे, लेकिन ऐसे पढ़ोगे भर्ती नहीं हो पाओगे, तो जो विद्वान लेखक साहित्यकार बनने की जो मैं बात करता हूं वो वक्रोक्ति है। वो घुमा फिरा के कहता हूं कि आपको इतनी आवश्यकता नहीं है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो। भर्ती होने के लिए पढ़ने का तरीका ही अलग है, और वो तरीका ये है कि हम बेसिक चीजों से शुरुआत करें और धीरे धीरे एक 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 चीज से अपने आप को फ्री करें। अलंकार 5 साल पहले भी पढ़ रहे थे, 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी, और आज भी पढ़ रहे हैं, और 5 साल बाद भी अगर अलंकार पढ़ना पड़ गया तो इसका मतलब है कि हम भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। और सूचनाओं को इकट्ठा करने से ये गारंटी नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसका इंप्लीमेंट कर पाओगे या सही तरीके से उसको बता पाओगे या नहीं। तो ये क्या था हमारा वक्रोक्ति अलंकार। बाकी के जो 2 अलंकार हैं, एक है विप्सा और एक प्रश्नालंकार, बड़े आसान हैं, इसीलिए कम ही पूछे जाते हैं। विप्सा अलंकार कहाँ होगा जी? विप्सा अलंकार, विप्सा का अर्थ, विप्सा का अर्थ आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा। विप्सा का अर्थ आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा होता है। जहां हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि का भाव, ग्लानि का भाव उत्पन्न हो, वहां विप्सा अलंकार होता है। जहां संबोधन अर्थात विषम्य बोधक, विषम्य बोधक चिन्ह, विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो।
तो विप्सा अलंकार के अंतर्गत सीधी सी कंडीशन है। ये तो स्टेटमेंट इसलिए लिखाई गई क्योंकि ज्यादातर स्टेटमेंट पूछी गई है। शॉर्ट ट्रिक आपके पास है, जहां भी संबोधन बोधक चिन्ह दिखाई दे, ये वाला जो चिन्ह होता है ये संबोधन अर्थात विषम्य बोधक चिन्ह होता है। पंक्ति में कहीं पे शुरू में, बीच में, अंत में कहीं भी प्रयोग हम इस चिन्ह को करते हैं तो आंखें बंद विप्सा अलंकार। कोई भी पंक्ति ले ले। तो विप्सा का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से विप्सा का अर्थ नहीं है। विप्सा का अर्थ है आश्चर्य होता है, हर्ष होता है। हर्ष कहते हैं अत्यधिक खुशी को। शोक होता है दुख, कष्ट, ग्लानि, घृणा। तो जहां हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि का भाव उत्पन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार कहाँ नहीं होता है? इन कंडीशन को छोड़ के जो आ जाए वहां नहीं होता है। जहां संबोधन अर्थात विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो तो वो भी क्या कहलाता है? हमारा विप्सा अलंकार। अब कुछ भी आ जाए, ऐसे ही प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार कहाँ होगा? प्रश्न अलंकार जहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो, जहां किसी वाक्य कथन में, प्रश्नवाचक, जहां किसी वाक्य कथन में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कौन आदि का प्रयोग हो तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं? हम विप्सा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? प्रश्न अलंकार। यानी कि आपको कैसे पहचानना है? या तो प्रश्नवाचक शब्द से या प्रश्नवाचक चिन्ह से। जी जी हाँ, यूपी कांस्टेबल के बैच पे आज एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। वेरी गुड। शब्दालंकार हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें कंप्लीट करने हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में एक अलंकार है हमारा उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना होता है। जहां उपमान व उपमेय में तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। दूसरा, जहां किसी
एक वस्तु पदार्थ, जहां किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी की किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी के साथ तुलना दिखाई जाती हो, वहां उपमा अलंकार होता है। तीसरा, जहां किसी वाक्य पंक्ति में से सा सी सम समान सरिस इव तुल्य जैसा वैसा तैसा आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आज की डेट में। उपमा का शाब्दिक अर्थ हुआ तुलना, एक पॉइंट। दूसरा, जहां उपमान व उपमेय में तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि दो वस्तु, दो पदार्थ, दो व्यक्ति या दो प्राणी एक होंगे हमारे उपमान के रूप में और दूसरे होंगे हमारे उपमेय के रूप में। ये उपमान कब है, क्या है, और उपमेय क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो जहां दो वस्तु हो, दो पदार्थ हो, दो प्राणी हो, दो व्यक्ति हो, उनमें से एक उपमान की भूमिका में हो, एक उपमेय की भूमिका में हो, और उनके बीच में तुलना की जा रही हो, तो तुलना के लिए हमें स्वाभाविक रूप से इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। या तो योजक चिन्ह के साथ से, सा, सी, सम, समान, सरिस, इव, तुल्य, जैसा, वैसा, तैसा। जब तक हम इनमें से किसी एक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक दो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के बीच हम तुलना नहीं दिखा सकते। तो तुलना बताने के लिए बताना पड़ेगा। अगर आप कहीं शादी में गए हो और कोई आपसे पूछे दूल्हा कैसा था, दुल्हन कैसी थी, तो उसको कैसी, तैसी, जैसी, वैसी का प्रयोग करना पड़ेगा कि उसके जैसी थी। अर्थात कोई सीरियल में प्यार दोस्तों जो नायक नायिका के रूप में काम करते हैं उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा, या पड़ोस में रहने वाली किसी लड़के या लड़की का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, या रिश्तेदारी में रहने वाले उसकी एज ग्रुप के जो लड़के और लड़की है उनमें से किसी एक का एग्जाम्पल देना पड़ेगा।
तो कई बार जब चीजें आप लोग देखते हो या करते हो और दूसरा सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि आपने ये कैसे किया, तो इसका मतलब है कि वो तुलना कर रहा है किसी एक काम की किसी दूसरे काम के साथ। तो यानी कि तुलना वही होगी जहां हम से सा सी सम समान सरिस इव तुल्य जैसा वैसा तैसा प्रयोग करेंगे, और जहां तुलना होगी वहां उपमा अलंकार होगा। और यहां हम अर्थ के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं, यहां शब्दों का रोल नहीं है बल्कि शब्दों के अर्थ का रोल है। दूसरा, जहां किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी की किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी के साथ तुलना दिखाई जाती है, वहां पे भी क्या है दोस्तों, उपमा अलंकार होता है। ये स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दो, आपके दिमाग में बस एक ही चीज बैठी है कि एक पंक्ति देगा और पंक्ति देके आपसे अलंकार पूछ लेगा। वो ठीक है, वो पुराना क्वेश्चन है, पंक्ति देके अलंकार भी पूछा जाता है, रस भी पूछा जाता है और छंद भी पूछे जाते हैं। लेकिन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो ये किताबों में तो दिए नहीं है, और वो चार चार स्टेटमेंट देगा कि कौन सी उपमा अलंकार से संबंधित है और कौन सी उपमा अलंकार से संबंधित नहीं है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारी, उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं। पांचवी स्टेटमेंट क्या है, उपमा दो प्रकार की होती है। अब ये कौन से दो प्रकार है और कौन से चार अंग है उसकी चर्चा करेंगे। ये कितनी स्टेटमेंट हो गई आपकी, ये 5। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहां उपमा के अंग कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होते हैं वाचक शब्द, और एक चौथा होता है साधारण धर्म। क्या होगा, साधारण धर्म। जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनता है, तो पानी के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जिस प्रकार हमारा शरीर प्यारे दोस्तों 5 तत्वों से मिलकर बनता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, तो शरीर को बनने के लिए 5 तत्व चाहिए। ऐसे ही उपमा के प्यारे दोस्तों जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं, उपमा के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। उपमा अगर बनेगी तो वो इन चारों तत्व से बनेगी। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो क्या है प्यारे दोस्तों, जिससे तुलना की जाती है वो कहलाता है, जिससे तुलना की जाती है उपमान। दूसरा, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, जो पहले से प्रसिद्ध हो, गुणी हो, प्रकृति हो, वो क्या कहलाता है, उपमान। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। दूसरा, जो बाद में प्रसिद्ध हुआ हो, आया हो, जो
प्रकृति ना हो, वो क्या कहलाता है? उपमेय। वाचक शब्द तुलना या समानता को बतलाने वाला, तुलना या समानता को बतलाने वाला शब्द, तुलना या समानता को बतलाने वाला शब्द वाचक शब्द। साधारण धर्म, जो उपमान व उपमेय, जो उपमान व उपमेय दोनों में समान रूप से, जो उपमान व उपमेय दोनों में समान रूप से विद्यमान हों, जो उपमान व उपमेय दोनों में समान रूप से विद्यमान हो अर्थात उपस्थित हो, अर्थात उपस्थित हो, जो उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से विद्यमान हो अर्थात उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। एक तो क्वेश्चन बना उपमा के कितने तत्व होते हैं, उपमा के कितने अंग होते हैं, चार कौन कौन से होते हैं? उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है, जो पहले से प्रसिद्ध हो, जो गुणी हो अर्थात प्रकृति हो। भाई जो गुणी होगा, नेचर होगा, पहले से प्रसिद्ध होगा, उसी के साथ तो हम किसी की तुलना करेंगे। जिसकी तुलना की जाती है जो बाद में आए, जो बाद में प्रसिद्ध हुआ हो, जो बाद में आया हो, जो प्रकृति ना हो, वो उपमेय कहलाता है। वाचक शब्द जो तुलना और समानता को बतलाने वाला शब्द होता है, वो वाचक शब्द कहलाता है। साधारण धर्म जो उपमान व उपमेय दोनों में समान रूप से विद्यमान अर्थात उपस्थित हो, उसे कहते हैं हम साधारण धर्म। क्लियर? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होती है पूर्ण उपमा और दूसरी होती है लुप्त उपमा। कौन सी होती है? पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। यहां पे सेंटेंस देखिए, मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा, मेरा मुख चंद्रमा के समान है। तीसरा, मेरा हृदय सागर सा गंभीर, सागर सा गंभीर। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। चलो जी, इनसे वे तमाम कंडीशन समझते हैं जो आपने अभी नोट की। ये कह रहा है मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब ये पूछ रहा है कि दी गई पंक्ति में आपको अलंकार बताना है और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब उसमें एक उपमा है, उत्प्रेक्षा, एक रूपक है, एक सलेश है। तो हमें ये जरूर पता है
कि अगर हमें ये पंक्ति दे दे चारों और इसमें वो अलंकार पूछे, अगर वहां अनुप्रास हो ऑप्शन में, तो अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ण की, शब्द की और वाक्य की आवृत्ति नहीं हुई है और समान अर्थ में नहीं हुई है। इनमें यमक अलंकार भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें शब्द सम संख्याओं में रिपीट नहीं हुआ है, शब्द के अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही शब्द बार बार नहीं आया है, जोड़े के रूप में भी नहीं है, युग्मक के रूप में भी नहीं है, इसलिए यमक अलंकार भी नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में अनुप्रास और यमक है तो वो खारिज हो गए। इसके बाद इसमें सलेस भी नहीं होगा, क्योंकि आप आज पढ़े हो कि सलेस में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है, शब्द बार बार चिपक नहीं रहा है। यहाँ वक्रोक्ति का, प्रश्नालंकार और विप्सा अलंकार का कोई भी नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये शब्द अलंकार अगर कोई भी 6 में से आपके ऑप्शन में दिया है तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आंसर टेली करना आना चाहिए। अब बात आती है कि उसने उपमा दे दिया, उत्प्रेक्षा दे दिया और इसके साथ साथ उसने रूपक दे दिया और रूपक के साथ अतिशोक्ति दे दिया, तो भी आपको आंसर टेली आना चाहिए। तो मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आपको बताया गया कि उपमान उसे कहते हैं जो प्रकृति है, और प्रकृति यहां क्या है प्यारे दोस्तों? चंद्रमा। प्रसिद्धि किसकी है? पहले चंद्रमा की। तो उपमान क्या हुआ? यहाँ उपमान हो गया हमारा चंद्रमा। तुलना किसकी किसके साथ हो रही है? मुख के साथ। मुख क्या कहलाया यहाँ? उपमेय। पहले दुनिया में कौन आया? चंद्रमा। बाद में कौन आया? मुख। किसकी किसके साथ तुलना हो रही है प्यारे दोस्तों? मुख की चंद्रमा के साथ। तो जो पहले मौजूद रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा, प्रकृति होगा, वो उपमान, और जो बाद में आएगा, बाद में प्रसिद्ध होगा, वो उपमेय। तो यहाँ उपमान भी हो गया, यहाँ उपमेय भी हो गया। ये समान क्या कहलाता है? वाचक शब्द। ये क्या कहलाया? वाचक शब्द। ये समान क्या कहलाया? हमारा वाचक शब्द। ये क्या है? उपमान। और ये मुख क्या है? उपमेय। और सुंदर क्या है? साधारण धर्म। क्यों? क्योंकि ये दोनों में विद्यमान है, दोनों में उपस्थित है, और जो दोनों में विद्यमान उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों साधारण धर्म। तो यहाँ उपमान भी आ गया, उपमेय भी आ गया, वाचक शब्द भी, साधारण धर्म भी। तो उपमा के जो 2 भेद होते हैं उनमें से एक भेद होता है पूर्ण उपमा, अर्थात जहाँ चारों अंग मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं हम पूर्ण उपमा। तो ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? पूर्ण उपमा का उदाहरण है। मेरा मुख चंद्रमा के समान है। तो यहां प्यारे दोस्तों आपको ये पता है कि चंद्रमा क्या कहलाया? उपमान। मुख क्या कहलाया? उपमेय। समान क्या कहलाया? वाचक शब्द। ये क्या कहलाया? वाचक शब्द। साधारण धर्म गायब है, और जब गायब है तो ये जो उदाहरण है ये लुप्त उपमा का उदाहरण है। लुप्त उपमा। तो एक तो होती है पूर्ण उपमा और दूसरी होती है लुप्त उपमा। उपमा के होते हैं 2 भेद, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा वहां होगी जहां पूरे जो अंग है, तत्व है, वो मौजूद हो, और लुप्त उपमा वहां होगी जहां 2 तत्व मौजूद हो। सच्चाई बताऊं, जितना आराम से, शिद्दत से मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूं, इतना आराम से, इतनी कम स्पीड के साथ में किसी बैच में नहीं पढ़ाया। उसके 2-3 रीजन है। उसके 2-3 रीजन इसलिए हैं कि एक तो मेरी तबीयत खराब हुई, शरीर धीरे धीरे रिकवरी करेगा तब जाके स्पीड बनेगी, और दूसरी ये है कि सर्दी का मौसम आ गया है, गला और थोड़ा सा कहीं ना कहीं शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हल्का फुल्का होता है तो उस पर एकदम असर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास ऑफ ना करनी पड़े, मैं कंटिन्यू पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतना ही ज्यादा पोल्यूशन है कि दिल्ली में दोबारा से पोल्यूशन की वजह से लॉकडाउन लगना है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन आया भारत में, लेकिन दिल्ली में पहली बार भारत में पोल्यूशन की वजह से लॉकडाउन लग रहा है। भारत में नहीं, सॉरी, सिर्फ दिल्ली में, भारतीय इतिहास में लग रहा है। तो वो जो हवा जा रही है अंदर, वो गला में गड़बड़ कर रही है, नाक में गड़बड़ कर रही है। तो इसीलिए अब तक तो अलंकार कंप्लीट हो जाते, और उसके बावजूद भी अब करे आप ये कहने लगो शैलेंद्र सर एक बार और बताओ, तो इसका मतलब है आपका ध्यान थोड़ा सा दाएं बाएं गया है। ठीक है, इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, अब तक तो अर्थ अलंकार और ये सारे कंप्लीट कर देते,
ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आप अलर्ट रहोगे जब भी चीजों को समझेंगे। अब बहुत सारे कमेंट हैं, उसमें मेरी बड़ाई हो रही है, कोई राम राम कर रहा है, कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। सर जी अब मुझने आपका बैच खरीद के बहुत अच्छा किया, क्यों अच्छा किया वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर चीजों को इस तरीके से सीखना, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो सारी चीज धीरे धीरे आपके सामने आएगी, सारी चीज आपके सामने आएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके मन में सवाल उठा हो, जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो या आपको डाउट बना हो, वो डाउट आपका क्लियर ना हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, उपमेय, उपमान और वाचक सब तीन हुए ना। साधारण धर्म गायब हो गया। क्वेश्चन दो तरीके से बने, एक तो ये बने कि मेरा मुख चंद्रमा के समान है, ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है कि लुप्त उपमा का, तो राइट आंसर लुप्त उपमा हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये बना कि मेरा मुख चंद्रमा के समान है, इसमें से गायब क्या है, साधारण धर्म। क्लियर? मेरा हृदय सागर सा गंभीर है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, आपके पास शॉर्ट ट्रिक है योजक चिन्ह के साथ सा। यहां पे भी क्या था, समान, यहां पे भी क्या था, समान, और जहां भी समान सा आएगा, सरिस आएगा, वो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। उपमा होती है वहां जहां तुलना की जाए, और तुलना के लिए प्यारे दोस्तों इनमें से किसी न किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी न किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करेंगे, या तो प्यारे दोस्तों से का, या सा का, या सी का, या समान का, या सम का, समान का, सरिस का, यु का, या तुल्य का, या फिर जैसा वैसा तैसा। बिना इनके वो तुलना कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए दो व्यक्तियों में तुलना करने के लिए हमें किसी न किसी एक वाचक शब्द का, तुलनात्मक शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। वाचक शब्द मतलब तुलनात्मक शब्द, जो तुलना करते हैं, जो तुलना को बताते हैं। यही बात कही गई, जहां उपमान व उपमेय में तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार है। जहां किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी, जरूरी नहीं है कोई वस्तु भी हो सकती है, उनके बीच भी तुलना है। दो पदार्थ हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं। तो जहां किसी एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी की किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी के साथ तुलना दिखाई जाती है, ये दोनों डेफिनेशन है। अब वो उसकी मर्जी, वो ये कहे कि उपमान उपमेय में तुलना जहां होती है, कौन सा अलंकार होता है, तो भी उपमा अलंकार। किसी एक वस्तु की दूसरी से तुलना होती है तो भी उपमा अलंकार। और जहां निम्नलिखित में से कोई वाचक शब्द आ जाए वो भी क्या है, उपमा अलंकार। उपमा के कितने अंग होते हैं, चार। कितने तत्व होते हैं, चार। उपमा कैसे बनती है, चार तत्वों से मिलकर बनती है। उपमा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है पूर्ण उपमा, एक होती है लुप्त उपमा। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। तो तुलना किससे कर रहे थे, चंद्रमा से। किसकी कर रहे थे, मुख की। तो जिससे तुलना की जाए, जो पहले से प्रसिद्ध हो। पहले से प्रसिद्ध कौन है, चंद्रमा, सुंदरता के मामले में। इसलिए तो कहते हैं कि इनके यहाँ चांद जैसी बहू आई है। बहू जैसी चांद नहीं कहते, बहू जैसा चांद निकला हुआ है, चांद जैसी बहू कहते हैं। तो जैसी शब्द का प्रयोग कर लिया, तो जब भी जैसा जैसी जैसे का प्रयोग करेंगे तो तुलना हो रही है। क्लियर? तो कोई क्रिकेटर है, ये वीरेंद्र सहवाग जैसा है, सचिन तेंदुलकर जैसा है, तो तुलना कर रहे हैं ना सचिन तेंदुलकर से एक दूसरे बच्चे की। कोई हीरो हीरोइन है, उससे तुलना कर रहे हैं, ये लड़की तो फली हीरोइन जैसी है, तो वहां भी तुलना कर रहे हैं। तो पहले प्रसिद्धि किसकी हुई, हीरोइन की, और बाद में उस लड़की की जिसकी तुलना कर रहे हैं। तो जिससे तुलना की जाती है जो पहले से प्रसिद्ध हो, जो गुणी हो, जिसके अंदर कोई गुण हो, तभी तो तुलना करेंगे ना। और ये गुण और अवगुण दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये राक्षस जैसा है, ये रावण जैसा है, ये कंस जैसा व्यक्ति है, ठीक है। कलयुग आ गया, रावणों की कमी नहीं है। तो ये जो रावण के गुण हैं, राक्षस के जो गुण हैं वो अवगुण ही, लेकिन वो दोष है एक तरह से। लेकिन वो किसी भी आधार पे तुलना, वो पॉजिटिव करे या नेगेटिव करे, जो प्रकृति है, नेचर है। चंद्रमा क्या है, प्रकृति है, नेचर है। चंद्रमा की पहले से प्रसिद्धि है, इसलिए चंद्रमा के साथ तुलना हुई। किसकी हुई, मुख की, जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की गई, मुख की। किसकी तुलना की गई, मुख की। किसके साथ, चंद्रमा के साथ। क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ, जिसकी तुलना की जाती है, जो बाद में प्रसिद्ध हो, जो बाद में आया हो। बाद में आया हो का मतलब ये नहीं कि जो बाद में लिखा हो, बाद में आया मतलब इस संसार में, इस दुनिया में बाद में आया हो, जो प्रकृति ना हो, नेचर ना हो। वाचक शब्द किसे कह रहे हैं, तुलना या समानता को
बतलाने वाला जो शब्द है, जो तुलना को बताए, जो समानता को बताए। कौन कौन से वाचक शब्द आते हैं जो तुलना और समानता को बताते हैं? से, सा, सी, सम, समान, सरिस, तुल्य, इव, जैसा, तैसा, वैसा, कैसा। साधारण धर्म जो उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से विद्यमान हो अर्थात उपस्थित हो। जो गुण, जो सुंदरता, जो रूप या आकार, प्रकार जो उपमान में भी हो और उपमेय में भी हो। तो यहाँ सुंदरता किस किस में है? मुख में भी है और चंद्रमा में भी है। कह रहा है ना मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जब चंद्रमा के समान सुंदर है तो चंद्रमा में तो सुंदरता रहेगी ही, लेकिन मुख में भी सुंदरता बता रहा है। तो जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में विद्यमान हो, उसको हम साधारण धर्म कह रहे हैं। और वाचक शब्द जो तुलना को बता रहा है, उपमान जो प्रकृति है, और उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। मेरा मुख चंद्रमा के समान है, क्या गायब कर दिया हमने? साधारण धर्म। किसका उदाहरण बना? लुप्त उपमा का। ये किसका उदाहरण बना? पूर्ण उपमा का। मेरा हृदय सागर सा गंभीर है, तो मेरा हृदय सागर सा गंभीर है, यहां क्या आ गया? तुलना को बताने वाला सा। चारों अंग मौजूद हो गए। किसका उदाहरण हुआ? पूर्ण उपमा का उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ? पूर्ण उपमा का। पीपर पात क्या है? पीपल का पत्ता। अब पीपल का पत्ता क्या है? प्रकृति। प्रकृति है तो ये क्या कहलाएगा? ये उपमान कहलाएगा। मन क्या है? यहाँ उपमेय है। मन क्या है? उपमेय। सरिस क्या है? यहाँ वाचक शब्द है। सरिस क्या है? वाचक शब्द। सरिस क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द है। डोला क्या है? साधारण धर्म है। डोला क्या है? साधारण धर्म है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सरिस है, पीपर पात पीपल का पत्ता, उपमान, वाचक शब्द, उपमेय और साधारण धर्म चारों मौजूद। और जब चारों मौजूद तो ये क्या कहलाया? ये पूर्ण उपमा कहलाया। ये क्या कहलाया? पूर्ण उपमा। चारों में से एक गायब कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा। लुप्त का मतलब छिप जाना, लुप्त का मतलब गायब हो जाना, और उपमा का मतलब जहां तुलना दिखाई जाए। तो ये चारों तत्व आ गए। आपको कैसे पहचानना था? आपको सा से, सरिस से, समान से, समान से, क्योंकि जहां समान होगा, सा से सी होगा, वही तुलना होगी। और बिना तुलना के उपमा अलंकार नहीं हो सकता, चाहे वो उपमेय और उपमान ही क्यों ना दे। क्लियर? तो ये क्या थे हमारे? ये उपमा अलंकार थे। और उपमा अलंकार से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे तो पंक्ति दे के अलंकार पूछे, या फिर उपमान उपमेय वाचक शब्द साधारण धर्म से पूछे, या फिर प्यारे दोस्तों ये जो 5 कंडीशन आपको बताई कि उपमा 2 प्रकार की होती है। उपमा के 4 अंग या तत्व होते हैं, या फिर जहां किसी वाक्य पंक्ति में से, सा, सी, सम, समान आए, जहां किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना हो, जहां उपमान और उपमेय में तुलना हो, वहां उपमा अलंकार होता है। प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर शब्दा अलंकार के 6 भेद और अर्थालंकार का पहला एक भेद उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया है, तो अलंकार के आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। क्योंकि यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी में कराऊंगा आपको उत्प्रेक्षा भी, रूपक भी, अतिशोक्ति भी, मानवीकरण, काव्यालिंग, विरोधाभास सब कराएंगे। लेकिन यहां तक आधे में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो आगे कराऊंगा वो आधे में है। अगर यहां तक साहब को क्लियर है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो अब अपना डाउट पूछिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे बच्चे ओके करेंगे, सारे बच्चे यस करेंगे। अगर डाउट है तो अपना डाउट लिखेंगे। जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जी। बताइए, क्लियर यहां तक? थैंक यू। हाँ, सभी को करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ने का आनंद लेते रहते हैं, कोई भी कमेंट नहीं करते। आपको कमेंट करना चाहिए। जैसे मेरी आदत है, गाड़ी चलाते समय मैं दाएं बाएं हाथ को करता रहता हूं, ताकि बॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बना रहे। कई बार होते हैं ना ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेते हैं, वो गलत है। वहाँ हाईवे बढ़िया हो, ऑटोमेटिक गाड़ी ली है, ना गियर बदलना है, तो उसमें झपकी आ जाती है। तो इसलिए शरीर को तो एटमोस्फेयर देना पड़ता है, माहौल देना पड़ता है। तो इसीलिए आप कोशिश किया करो कि अगर आप वैसे कमेंट नहीं करते, जब आपसे पूछा जाए कि डाउट है कि नहीं, तो वो डाउट जरूर पूछा करो आप। ठीक है,
क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। चलो जी, नहीं बिल्कुल कराएंगे जी, अगला टॉपिक विलोम शब्द पर्यायवाची बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले ही करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ विप्सा के ये ठीक है ठीक है। एक बच्चे का है कि विप्सा के एग्जाम्पल दे दो सर। देखो, जैसे हम ये कहे शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ये विप्सा अलंकार हो गया। अब आपको क्या करना था, आप रट्टा मारते हो, अच्छा ये अलंकार विप्सा का होगा, ये पंक्ति विप्सा। यहां पे क्या आया है, संबोधन चिन्ह, विषम्य बोधन चिन्ह। और संबोधन विषम्य बोधक में जब भी किसी भी पंक्ति में किसी भी सेंटेंस में इस चिन्ह का प्रयोग करे हुए सारे एग्जाम्पल विप्सा अलंकार के। आपके साथ दिक्कत क्या है, जो मैंने 2 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल जो अलंकार की दिए, क्या उसमें ही वो अलंकार है? अरे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जितने प्रयोग करते हैं ना सेंटेंस, वो किसी न किसी अलंकार के अंतर्गत आते हैं, तो शब्दालंकार या अर्थालंकार के अंतर। तो आपको तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपने उसको इंप्लीमेंट करना है किसी भी पंक्ति पे। कल हमारे स्टाफ में से एक की शादी थी, तो उसकी शादी में सारे टीचर गए हुए थे कैरेविल के, तो मेरे साथ भी 2-3 टीचर बैठे हुए थे, और उनमें से एक की शादी फरीदाबाद हुई थी और फरीदाबाद ही हम गए थे। तो रास्ते में ऐसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बोला कि मुझे पूरी जिंदगी जाम ना पीना पड़े, इसलिए मैंने फरीदाबाद वाले जाम को तोड़ के शादी कर ली थी। तो वहां उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किए कि मुझे पूरी जिंदगी जाम ना पीना पड़े, इसलिए मैंने फरीदाबाद के जाम को तोड़ के शादी कर ली। तो ये वाला जाम क्या हो गया भाई, दारू हो गया। भाई शादी आदमी नहीं करेगा तो दारू पिएगा फिर, क्योंकि उसके प्यारे दोस्तों स्वाभाविक बात है, क्योंकि इंसान तभी पूरा बनता है जब उसके साथ अर्धांगिनी जुड़ी होती है। तो ये वाला जाम क्या है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, ये उस सेंस में है। और ये वाला जाम क्या है, ट्रैफिक जाम है। तो यहाँ जाम शब्द का प्रयोग किया गया 2 जगह। तो पहले वाले जाम का अर्थ पीने की सेंस में आया और दूसरा ट्रैफिक जाम की सेंस में आया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, तो यमक अलंकार। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी वे कुछ बोलते हैं टीचर जो अलग दूसरे सब्जेक्ट के हैं, जो मैथ के हैं साइंस के, और वो बोलते हैं तो फिर मेरे से पूछते हैं सर इसमें कौन सा अलंकार है, सर इसमें कौन सा रस है। तो फिर भाई हिंदी के टीचर है, बताना पड़ता है। तो आप जो किताबों के एग्जाम्पल लेके जो रट्टा मारते हो ना, वो गलत करते हो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में जाम लगा करता था पहले, अभी तो खैर हाईवे बन गए, लेकिन इतना बहुत ज्यादा जाम, दिल्ली से ज्यादा जाम था। तो उन्होंने वो बात कही, अचानक कही कि मुझे पूरी जिंदगी जाम ना पीना पड़े, इसीलिए। हालांकि वो कमेंट था मजाक में, जब भी हम पढ़ा नहीं हो रहे होते हो, एक साथ टीचर बैठे होते तो आपस में मजाक करते हैं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो खुशी का पल होता है वो तो यही होता है जब हम उम्र आदमी बैठता है। तो मजाक करो जितने भी हो सके, उससे शरीर भी रिलैक्स रहता है, बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर होती। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक शब्द था हमने प्रयोग किया 2 बार, सम संख्या। और जब एक शब्द था सम संख्या हमने रिपीट किया और अलग अलग अर्थ में रिपीट किया, तो यमक अलंकार की कंडीशन उत्पन्न हुई ना। तो यही आपको ध्यान रखना है, जो ये पढ़ता है ना कि कनक कनकते 100 गुणी में यमक अलंकार है और तुरंत उछल के बता देता है कनक कनक में, तो समझ ले इसने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। तो वहां तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, किसी पे भी आ जाए, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहां पे ले लेता हूं, काश आप मेरे साथ गए होते तो और अच्छा होता, तो और अच्छा होता। अब ये भी विप्सा अलंकार का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि विषम्य बोधक चिन्ह है, संबोधन बोधक चिन्ह है। तो जहां भी हम आश्चर्य की बात करेंगे, अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, जहां भी हम हर्ष की बात करेंगे
जहां भी हम शोक की बात करेंगे, त्राई त्राई, बाप रे बाप, बस करो, ठीक है, हाय हाय, ये सब क्या है, शोक को प्रकट करते हैं। यहां गलाने, ची ची, धत तेरे की, दूर हटो, तो उस ची ची के बाद में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, धत तेरे की, धत तेरे की बाद में क्या प्रयोग करना पड़ेगा, धत तेरे की। तो यही तो विप्सा है। ये क्या है, ग्लानी है, गिल्टी है, छी छी गिल्टी है, त्राई त्राई, बाप रे बाप, बस करो, ये शोक है। ठीक है, ये शाबाश और काश क्या है, ये आश्चर्य है। और जहां भी आश्चर्य हो, हर्ष हो, ओ हो आप आ गए, मुझे तो उम्मीद नहीं था, ओह आपने कर दिया, गजब, तो ये सब क्या थे, ये हर्ष है। तो जहां प्यारे दोस्तों हर्ष है, तो वो सारे के सारे किसके उदाहरण हुए, विप्सा के उदाहरण हुए। कल क्या पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे अर्थालंकार का दूसरा भेद, और वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जो भी पूछना है, जो भी कमेंट करना है, अब कीजिए आप, आपके पास 5 मिनट है, जो भी पूछना है। ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया। संस्कृत का बैच नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, हाँ संस्कृत को वैसे जरूर कराएंगे यूट्यूब पे सुपर टेट वाले बच्चों के लिए, और ऐप पे जो सुपर टेट के अंदर जो एडमिशन लिए हैं, जहां जहां पूछी जाती है वहां भी कराएंगे, लेकिन संस्कृत का स्पेशल बैच हिंदी की तरह नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि मेरी जो क्लास है अभी कंटिन्यू है, 12 बजे से 4 बजे तक लगातार है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, और 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक लगातार है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक कैसे लेना पड़ता है, जैसे टॉपिक है पूरा हो गया, 5-10 मिनट पहले छूट गया, ठीक है, तो इसीलिए अगर फ्री होते तो हम जरूर कोशिश करते आपके लिए इस बैच को लाने के लिए भी, ठीक है। चलो जी, एमपीएसआई के चर्चा जरूर करेंगे धर्मेंद्र जी, आपकी डिमांड है काफी दिनों से, लेकिन हिंदी तो एमपीएसआई की आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं 2 राय तो आपको दूंगा। अगर इस पे बैच आता है एमपीएसआई का पूरा तो मोस्ट वेलकम, मेरी कोशिश रहेगी। अगर नहीं आता है तो आप स्पेशल बैच खरीदिए सब्जेक्ट वाइज, और उनसे अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिए। जी जी ठीक, हाँ केवीएस का बैच जरूर आएगा, नोटिफिकेशन भी है केवीएस का, ये ध्यान रखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है नवंबर लास्ट तक केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसी महीने के लास्ट तक केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हम नोटिफिकेशन जैसे ही आता है केवीएस के बैच लेके आएंगे, बिल्कुल। हाँ, लेखपाल पटवारी के दोनों बैच आएंगे इस महीने के लास्ट। फिलहाल हम 20 तारीख के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके बैच में एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो ऐड करा देते हैं, हालांकि आप खोल के देखना, उसमें एमपीएसआई का सिलेबस जरूर डाला होगा। मेरे स्पेशल बैच में एक सिलेबस की कैटेगरी होती है, और उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल और इसके साथ साथ एसएससी-जीडी का और हिंदी स्पेशल, एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, इन सब के सिलेबस डले होते हैं। तो जो सिलेबस वाली कैटेगरी है, एक नोट्स वाली है, एक सिलेबस की है, वो सिलेबस वाली कैटेगरी खोलना नोट्स में जाके, तो वहां पे आपको एमपीएसआई का सिलेबस हिंदी का आपको पूरा दिखाई देगा, और हिंदी के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट है उसका भी हो वहां सिलेबस है। चलो जी, थैंक यू। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं मोस्ट वेलकम। जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं वो सारी क्लासें आप स्पीडोमीटर लगा के आराम से सुनो, क्योंकि अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। ध्यान रखना है, मान के चलो मैंने आज अलंकार की ये जो क्लास दे रहा हूँ ये तीसरी क्लास है, इससे पहले कल भी अलंकार हुई, और जब मैंने अलंकार शुरुआत की थी उससे पहले एक क्लास थी। अगर आपको अलंकार समझना है तो शुरुआत से ही क्लासेस सुननी चाहिए। जी जी हाँ बिल्कुल कराएंगे, भाव पलवन भी कराएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन वो लास्ट में कराएंगे। जो टॉपिक केवल 1-2 एग्जाम में आते हैं उनको लास्ट में लेते हैं, और जो टॉपिक सबके एग्जाम में आते हैं उनको पहले कराते हैं। थैंक यू। इसके अलावा कोई किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ।